हेलो दोस्तों, ऑफिसर मेकर में आपका स्वागत है। हम हैं सूरज सर और हम लोग आज भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं भारत का परिचय। आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इसी के माध्यम से हम आज भारत के परिचय के बारे में कुछ जानेंगे। पहले बात, परिचय में हम नाम से आते हैं कि नाम क्या है। देश का नाम, कई नाम हमारे देश का प्रचलन है, जैसे कि भारत नाम भरतवंशी राजा भरत के नाम पर पड़ा है। एक हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें भी भारत शब्द मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है जिसमें भारत शब्द मिलता है। इसके अलावा भारत पुराण में भी भारत का उल्लेख है। एक और नाम कह सकते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बौद्ध काल में जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। इसके अलावा आर्यावर्त, आर्यों के कारण आर्यावर्त, आर्य जो मध्य एशिया या यूरेशिया से आकर पंजाब के संदर्भ प्रदेश में बसा था, उसी के नाम पर आर्यावर्त भी पड़ा है। इंडिया भी एक नाम है हमारे देश का। हिंदुस्तान भी लोग कहते थे, हिंदुस्तान भी कहते थे। और आर्यावर्त तो आप देखे ही। लेकिन एक नाम होता है संवैधानिक नाम, संवैधानिक नाम जो आपके संविधान में अंकित है। संविधान में एक ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। कहने का मतलब भारत ही इंडिया है अथवा इंडिया ही भारत है। भारत को इंडिया अथवा इंडिया ही भारत है, इसका उल्लेख मिलता है। संवैधानिक, अब संविधान में अनुच्छेद 1 ले लीजिए, इसमें भी है। भाग 1 लीजिए संविधान का, इसमें भी है। और अनुसूची 1 लीजिए, इसमें भी है। भारत अर्थात इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है, इसका जिक्र मिलता है। अब देश के नाम के अलावा हम देखते हैं हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है। तो आइए देखते हैं देश का क्षेत्रफल कितना है। आइए अपने देश का क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल में 32,263 किलोमीटर स्क्वायर, यह हमारे देश का क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल ये भी नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रफल भारत का अभी भी चीन, पाकिस्तान के हाथ चले गए हैं। 62 के युद्ध में पाकिस्तान कुछ हमारा भाग ले लिया। चीन में भी कुछ भाग है इंडिया का, और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान कुछ भाग इंडिया का चीन को भी दे दिया है। अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में कैसे कौन सा हिस्सा लिया वो बताएंगे। पहले अभी देखते हैं, यह जो क्षेत्रफल है भारत का, वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 4.2% है, जबकि जनसंख्या 2011 के अनुसार
17.5% है विश्व की जनसंख्या का। अब ये आंकड़ा नया अब बदल चुका होगा, कुछ परसेंट बढ़ ही गया होगा इस बार में। तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.742 है। और इसके अलावा एशिया की बात करें, एशिया के क्षेत्रफल का कितना है, तो सीधा है 7.4% भारत का क्षेत्रफल है एशिया के क्षेत्रफल का। ये पूरा आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा अब क्षेत्रफल में बड़ा राज्य की बात करें और एक छोटा राज्य की बात करें, तो बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, राजस्थान है क्षेत्रफल में। छोटा राज्य हमारा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आप याद रखें। अब आइए देखते हैं भारत का मानक समय। मानक समय, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और एक और बात याद रखिएगा, भारत का मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटता है, ये भी याद रखिएगा। मानक समय और कर्क रेखा, कर्क रेखा जो अभी हम बात करेंगे इस पर, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से मिलता है या एक दूसरे को बीट कर जाता है, ये मानक समय। और मानक समय की यदि हम बात करें और ज्यादा मानक समय में बात करें हम, तो विश्व का जो मानक समय है, विश्व का मानक समय जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, जो जिसे लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसका नाम है GMT, ग्रीनविच टाइम। इस ग्रीनविच टाइम से, GMT से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। हमारा टाइम विश्व या अंतरराष्ट्रीय टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। और ये चूंकि जो पूरब में होगा वो समय आगे होगा, पश्चिम की ओर समय घटता है। समय का यदि निर्धारण की बात करें तो उस टाइम का निर्धारण देशांतर करता है, टाइम का निर्धारण देशांतर करता है। और विश्व का मानक समय, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यही विश्व का मानक समय है। ये चूंकि लंदन के GMT से गुजरता है, इसलिए इसका नाम GMT टाइम है। और इसी टाइम से हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। और एक और बात, यदि भारत के मानक टाइम में बात करें तो भारत के यदि इस छोर से इस छोर के बीच करें समय का अंतर, तो भारत के समय का अंतर है 2 घंटे का। अंतिम पूरब से लेकर के और अंतिम पश्चिम बिंदु तक भारत के समय का अंतर है कितने घंटे? 2 घंटे का। क्योंकि लगभग 1 घंटे बराबर 30 डिग्री होता है, या 30 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 15 डिग्री देशांतर बराबर, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है समय का, पूरब और पश्चिम के बीच का। अब एक और बात हम यदि करें, यदि आए तो भारत का
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि बात करें हम, तो ये पूरा भारत का स्थलीय सीमा है और ये स्थलीय सीमा की पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लेकिन आज भी कई बुक को आप देखेंगे तो लिखा है 15,106.6 किलोमीटर। आप इसे ही मान के चलिएगा, 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा की लंबाई करें, जिसे आप तट सीमा की लंबाई कहेंगे, तट सीमा जो है, तट सीमा भारत का 6100 किलोमीटर है। और यदि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह शामिल कर दे, संपूर्ण तटीय सीमा, संपूर्ण तटीय सीमा की यदि बात करें तो आप ये जो पूरा सीमा है संपूर्ण तटीय 7516.6 किलोमीटर है। दो बात, भारत का स्थलीय सीमा है ये, केवल स्थल का सीमा है ये 15,200 किलोमीटर, और तट का सीमा 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह शामिल कर ले तो वो है 7516.6 किलोमीटर। अब यदि संपूर्ण तटीय सीमा और भारत का स्थलीय सीमा को जोड़ दे तो संपूर्ण सीमा, तटीय और पूरा टोटल सीमा, तो आप कहेंगे सर कि 15,200 किलोमीटर और इसको जोड़ दीजिए 7516.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर संपूर्ण। ये जोड़ करके और ये संपूर्ण सीमा की लंबाई हो गया इतना। ये पूरा सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। फिर से एक बार सुनिए, इधर ये सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी जोड़ दिया जाए, संपूर्ण तटीय 7516.6 किलोमीटर। और यदि केवल स्थलीय सीमा ले तो केवल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की लंबाई। यदि पहले सीमांत बिंदु भी देख सकते हैं आप, या यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई। मैं कहता भी हूं कि खड़ा में लंबा और सोया हुआ में छोट भारत का यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो खड़ा में ज्यादा है, तो खड़ा में कहेंगे सर ये है 3214 किलोमीटर और ये है 2933 किलोमीटर। तो खड़ा में लंबा और लेटा हुआ में छोट। वैसे भी लेटा हुआ में आदमी छोटा हो जाता है, खड़ा में रहता है लंबा। तो खड़ा में लंबा, लेटा हुआ छोट। अब यदि इसी वीडियो को पकड़ ले, इसी पॉइंट को, तो अंतिम पॉइंट जो पकड़ेंगे हम इसका, और इसका अंतिम पॉइंट, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसका अंतिम पॉइंट भारत का किबिथु है। किबिथु एपी में अरुणाचल प्रदेश समझिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश का अंतिम पॉइंट। और भारत का सूर्योदय भी यहीं से होता है, क्योंकि सूर्योदय पूरब से होता है। वैसे सूर्योदय भूमि जापान है, जापान में पहली बार सबसे पहले सूर्य उदय होता है, लेकिन भारत में सबसे पूरब का ये क्षेत्र है, तो यही सूर्य उदय होता है। यहां से यहां समय का अंतर हमने आपको बता ही दिया है, 2 घंटे का अंतर है। इसके अलावा यदि इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और ये बात करें तो इंदिरा कौल है। इसको आप कह सकते हैं कि ये इंदिरा कौल है, और इसे ही आप कहेंगे सर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये
पूरब है और ये पश्चिम है। आप सीमा का अंत भी जान गए। और दक्षिणतम पॉइंट पूछे, ये अंडमान निकोबार है। दक्षिणतम पॉइंट ये है इंदिरा पॉइंट, इसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। इसी को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिणतम यदि पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो सीधा कहिएगा इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी, और दक्षिणतम पॉइंट कहे, दक्षिणतम बिंदु तो कहिएगा इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा कॉल कहाँ है? ऊपर में। इंदिरा कॉल ऊपर में है। भारत का उत्तरी बिंदु यदि सबसे उत्तर में तो इंदिरा कॉल, और दक्षिण में कन्याकुमारी, और दक्षिणतम पूछे इंदिरा पॉइंट, पूरब में किबिथु और पश्चिम में इसे गौर माता भी कहते हैं। गौर माता या गौर माता यही है ये। और एक और चीज याद रखिएगा, ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी यही जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कच्छ की खाड़ी, गुजरात जंगली गधा के लिए। ये बात करें तो इसे खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है। और ये आप देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पश्चिमी घाटी है और ये पूर्वी घाटी है। इस पे नहीं अच्छे से समझ पाएंगे हम, इसलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए चलिए भारत का ये जो घाटी है ये पश्चिमी घाटी है और ये पूर्वी घाटी। ये दोनों जो मिलता है पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी, ये आपको मिलता है नीलगिरी में। नीलगिरी में पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी नीलगिरी में मिलता है, तमिलनाडु में। पश्चिमी घाटी और ऐसे देखे यदि ये तो ये दक्षिण भारत, ये एक पठार है और भारत में पठार, संपूर्ण पठार 27.7% है। ये पूरा दक्षिण भारत पठार है और पठार जो है 27.7% है। और याद रखिएगा ये इस लैंड का हिस्सा है नहीं, ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पश्चिमी ये भारत जो ये दक्षिण का भारत है, ये पठारी, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आइए इसको जानते हैं। ये है विषुवत रेखा, ये ऊपर का कर्क रेखा, ये मकर रेखा। मकर रेखा से ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, यही हिस्सा घसकता हुआ उठता हुआ यहां आया था। और सॉरी, यहां नहीं, यहां आए, ये तो विषुवत रेखा, ये मकर रेखा से उठता हुआ यहां आया और यहां आकर के ऊपर वाले भारत में सट गया। तो ये गोंडवाना लैंड का और सबसे प्राचीनतम लैंड है। गोंडवाना लैंड प्राचीनतम लैंड में से एक है। तो दक्षिण भारत का ये जो लैंड है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर भारत अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है। उत्तर भारत कौन लैंड है? अंगारा लैंड है। और दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड पुराना लैंड है, इसलिए दक्षिण भारत पुराना है और उत्तर भारत नया है। वैसे भी आप याद रखिएगा। और सबसे प्राचीनतम पूछता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत, विश्व का, भारत को तो है ही, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत वो आपका अरावली पर्वत जो भारत में ही स्थित है। कभी हम भौतिक भारत में आएंगे आगे चल करके तो इसकी परिचर्चा हम करेंगे।
अब आइए, ये जो पठार, जब पठार का हम बात करिए लिए तो काहे इसको आगे बढ़ाए, पहले जान लेते हैं। ये पूरा पर्वत है, ये पर्वत है। पर्वत में एक पहाड़ होता है, एक पर्वत होता है। यदि भारत में पर्वत की बात करें तो 10 लगभग 6%। पर्वत से ही छोटा रूप होता है पहाड़। पहाड़ जो है 18.7% ले लीजिए या 18.5% के लगभग ले लीजिए। पर्वत वह होता है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंचा हो और शीर्ष भाग नुकीला हो, उसे पर्वत कहेंगे। पहाड़ उसे कहेंगे जो 1000 मीटर से नीचे हो, जिसकी ऊंचाई और शीर्ष भाग नुकीली हो, उसे पहाड़ कहेंगे। और ये जो पूरा भारत है, ये है मैदान, ये मैदान, ये 43%। हालांकि मैदान केवल ये नहीं है, आपको बताएंगे कि ये पश्चिमी घाटी का ये मैदान है, ये पूर्वी घाटी का भी मैदान है। और आपको बताएंगे कि नदी जब गिरेगी यहां से तो यहाँ पे चावल अच्छा खासा होता है। केजी बेसन को चावल का कटोरा भी कहते हैं। एक तो चावल का कटोरा अलग है छत्तीसगढ़, और एक चावल का कटोरा केजी बेसिन को भी कहेंगे आगे चल करके। तो हम जब नदी की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी भारत के परिसंख्या में जानते हैं, एक चीज आप याद रखिएगा, दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड, ये पूरा पठार है। पठार 27.7% है। ये पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी मिलता है, उसे नीलगिरी कहते हैं। और ये पूरा पर्वत है, इसी में पहाड़ है। पर्वत की संख्या 10.6%, पहाड़ की संख्या 18.7%। और पर्वत यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि पर्वत नहीं है, ये पर्वत है, ये इधर भी पर्वत है। आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, यदि मानसून की बात करें, भारत में मानसून की बात करें चलिए, अभी फिगर थोड़ा सा नए हैं हम डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा सा फिगर घबरा जाता है। चलिए, अभी मानसून की बात करें तो 2 क्षेत्र हमारा मानसून को प्रभावित करता है। एक तो अरब सागर और एक बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये दोनों चीज प्रभावित करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये प्रभावित करता है। लेकिन मानसून मूल रूप से इस इलाका से जाता है, इधर से मानसून प्रवेश करती है। तो इस दिशा, जिस दिशा से निकलता है मानसून, उसी का नाम होता है, तो यह है दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 74% लगभग वर्षा होता है। लगभग 74% वर्षा ले लीजिए दक्षिण पश्चिम। और ये मानसून केरल में पहले प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। द्वितीय सप्ताह में बिहार में भी प्रवेश कर जाता है। पहला सप्ताह में तो यहाँ के प्रवेश करता है। और ये तट की बात करें, सबसे पहले कौन तट पर प्रवेश करता है, तो पश्चिमी घाटी तट पर प्रवेश करता है और वर्षा करवाता है। और केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है जून के पहला सप्ताह में। लेकिन यह मानसून सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में करवाता है, इसलिए मेघों का शहर मेघालय। और मेघालय में भी एक जगह है जिसका नाम है मासिनराम। मासिनराम में बहुत वर्षा होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और आर्द्र भूमि में, आर्द्रता में तो विश्व का सबसे आर्द्रता वाला स्थान मासिनराम ही है। और ये जाकर के वर्षा, बाद में एक और बात है कि लौटता हुआ मानसून से जाड़े के दिन में तमिलनाडु में थोड़ी सी वर्षा होती है। मूल रूप से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है, 74% वर्षा होता है। एक थोड़ी सी बात याद रखिएगा कि एक पवन है, ये पवन, ये भारत में जाता है। पिछली बार TRE 1 में भी पूछा हुआ था कि 2 में था शायद। इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी
विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जो भारत करवाता है, वर्षा करवाता, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ ऐसे करके वापस थोड़ा बहुत जो यहाँ पहुंचता है, तो दिल्ली में इसी मानसून से जाड़े के दिनों में कुछ वर्षा हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, लगभग 3% वर्षा होता है, 3 या 4% इससे वर्षा होता है, ज्यादा नहीं होता, 3-4% इससे वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ से, मानसून से। और औसत वर्षा कभी 110 और कभी 117, वैसे 117 हो रहा है। बिहार का भी औसत वर्षा 110 के लगभग है, औसत 117 वर्षा है। सबसे अधिक मानसून मेघालय में होता है, सबसे कम लेह लद्दाख में होता है, और मानसून सबसे पहले केरल के तट पर प्रवेश करता है। जून के पहला सप्ताह में ही वर्षा प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मूल रूप से प्रवेश करता है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से प्रभावित है। लेकिन बिहार का वर्षा की बात करें तो आप याद रखिएगा और टिक लगाइएगा कि प्रभावित केवल बंगाल की खाड़ी से। बिहार का पूछते वर्षा, हालांकि मानसून यही है, यही जाकर के बिहार में वर्षा करवाएगा, लेकिन पूछेगा कहाँ प्रभावित होता है तो बंगाल की खाड़ी, ये मत कहिएगा अरब सागर। बिहार के वर्षा के लिए बंगाल की खाड़ी उत्तरदायी है। मानसून हो गया, उष्णकटिबंधीय मानसून है हमारा। ये तो मानसून चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि भारत का मानसून जब चैप्टर आएगा तो परिचय में थोड़ा बहुत देखें। आइए जानते हैं कुछ और भारत के बारे में। अभी तो ये परिचय है, वर्षा कहाँ कैसे होता है इस पर भी बात करेंगे। कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, देश वगैरह के बारे में। तो ये तो आपको पता है कि सर ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ का रण गुजरात है, ये यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है, इधर यहां पर नेपाल है। मैं चित्र के माध्यम से दिखा दूंगा, पहले आपको इसको देखिए। यहां पर भूटान है, यहां पर चीन है, पड़ोसी देश है हमारा। चीन के बाद यहां पर म्यांमार है, जिसे कभी बर्मा कहा जाता था, ये 1935 में भारत से अलग हुआ था। भूटान भी यही है, और एक और यहां पर श्रीलंका है। भारतीय उपमहाद्वीप में यदि कहे कि कौन कौन शामिल है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से शामिल तो ये भी है। मूल रूप से कहेगा कौन सा शामिल नहीं है, तो पहला बात ये याद रखेगा चीन। और सब कुछ खाते, जब भी पूछा है प्रश्न कि कौन शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो चीन। हालांकि अफगानिस्तान पर भी कई लोग कहते हैं नहीं शामिल है, कई कहते हैं शामिल है। ये पाकिस्तान तो है ही, नेपाल तो है, भूटान है, म्यांमार है, इसको भी कई लोग कहते हैं है। बांग्लादेश है, यहाँ बांग्लादेश ये भी है, बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन इतनी जो आपको देख रहे हैं कि ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय देश है इससे सीमा लगता है, तो बांग्लादेश से हमारा सीमा लग रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश में बांग्लादेश है, स्थल से सटा हुआ देश। म्यांमार है, जिसको हम कभी जानेंगे कौन देश से कितना राज्य सटता है और कितना क्षेत्रफल सटता है और कितना एरिया को कवर करके रखा है। विवाद क्या है हमारे देश के बीच, एक और चीज होगा कि बांग्लादेश से क्या विवाद है, बांग्लादेश से संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बांग्लादेश से हम क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और म्यांमार है, 2 देश हो गए, 1 2, भूटान 3, नेपाल 4, चीन 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7 और बांग्लादेश 8 देश हो गए। 8 है कि 7? 7 देश होगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब 7 देश से हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, और ये 7 देश से जो सीमा लगता है उसमें हमारा 16 राज्य शामिल है, और प्लस इसमें 2 यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं वो शामिल है। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा, जो हम अभी तक नहीं आपको बात किए कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, भारत को
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा ये जो हो, कर्क रेखा, तो मैं ऐसे खींच दिया हूं, लेकिन यूं ही आपको याद रखना है। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरता है, तो आप कहेंगे गुजरात, गुजरात से गुजरता है। गुजरात के बाद राजस्थान जाता है कर्क रेखा। राजस्थान के बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश जाता है। मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नहीं कि इसको आप किसी ट्रिक के माध्यम से रटे हुए, पूछ देगा उधर से इधर के लिए, इधर से उधर या इधर से उधर पूछ सकता है। तो याद रखिए गुजरात, यहां गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप ले सकते हैं अपना एक झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, इधर यहां से ले लीजिए, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये आप याद रखिएगा। बिहार से नहीं गुजरता है, जितने राज्य से गुजरते हैं बिहार से नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब